हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं शबनम इस साइंस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है तो उम्मीद करती हूँ कि सारी रिवीजन हो चुकी होगी, सारा सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा अब तक, तो रिवीजन भी अच्छी चल रही है। तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि काफ़ी कुछ सालों से, प्रीवियस ईयर से ये रिपीट होते आ रहे हैं क्वेश्चंस, या फिर उनके रिगार्डिंग मतलब इन्हीं कंसेप्ट्स में से वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं हर साल। तो वो क्वेश्चंस हैं ये, उनमें से मेरे पास ये कुछ एमसीक्यूज हैं। एक चीज़ और, इस क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप उस वहाँ से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑल्सो। तो इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। लाइक आप देख सकते हो, रिफ्लेक्शन के बेस पे एमसीक्यू आ रखा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट में कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो है और इमेज जो है एनलार्ज बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट होगी, क्योंकि इमेज के पीछे, मिरर के पीछे जो इमेज बनती है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। रेजिस्टेंस बेस पे ये आपका एनसीईआरटी एमसीक्यूज है, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे एनसीईआरटी एमसीक्यूज है ये। रेजिस्टेंस और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो करंट कम होगा। इस फिगर में आपको दे रखा है कि करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका कम शो हो रहा होगा, दैट मीन्स R2 इज ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, मेटल नॉन मेटल पे बात कर रहा है वो। मेटल एंड अलॉय आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के दोनों गुड कंडक्टर हैं, यस। बट ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, यस, ब्रोंज कॉपर और टिन का अलॉय है, बट इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो इट्स रॉन्ग। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, अलॉय आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर। अलॉय जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज किया जाता है, यस। रीजन, बिकॉज अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स के, एंड अलॉय जो है इस वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो ये क्या है हमारे पास, असर्शन जो है वो आपका ट्रू है, दैट अलॉय आर यूजिंग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एज अ लाइक आयरन और हीटर। रीजन, रेजिस्टिविटी उसकी हाई है इसीलिए वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई तो दैट मीन्स करंट लो, करंट लो दैट मीन्स एक्सपेंस कम। नेक्स्ट है मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम। सिंपल वो बोल रहा है कि अगर हर रेजिस्टर्स के पास 2-2 ओम हो, टोटल 4 रेजिस्टर्स हो, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 8। नेक्स्ट, 2 bulbs और 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. वो कह रहा है कि 100 watt बल्ब का करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो 40 watt बल्ब का करंट जो है वो कितना होगा? इट्स ऑल्सो 1 एम्पियर, क्योंकि जितना 100 का दे रहा है तो 40 का भी उतना ही दे रहा है, कारण क्योंकि सीरीज में है। और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट कांस्टेंट रहता है। सीरीज में चाहे आपको जितने मर्जी रेजिस्टर्स या जितने मर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्ट कर रखे हों, सब के लिए जो करंट है वो सेम रहेगा। तो दैट मीन्स अगर 100 के लिए 1 एम्पियर है तो 40 के लिए भी 1 एम्पियर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मार्क क्वेश्चंस। 2 मार्क क्वेश्चंस में पहला कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है कि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट में दिया जा रहा है, जिससे वो ब्रेक डाउन होकर आयनाइज हो जाता है। इसी दौरान वो पूछ रहा है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं कैथोड और एनोड पे कलेक्ट हो रहे हैं, उसमें एक का वॉल्यूम जो है वो डबल है दूसरे के वॉल्यूम से। यस, कारण क्योंकि H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1, रेशो में ही हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन के, तो अगर वो रेशो में डबल है तो ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम में भी डबल रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मैटर्स कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको मेटल्स दे रखे हैं, उन मेटल्स के नाम है आपके पास कॉपर, लेड, मैग्नीशियम एंड सिल्वर। ठीक है, तो कॉपर, लेड, मैग्नीशियम और सिल्वर क्या कहते हैं? जिंक को डिस्प्लेस करेंगे। मान लो कोई भी आपने मेटल ले लिया, मेटल सपोज ZnSO4, तो ZnSO4 अगर आपने लिया है तो मेक श्योर कॉपर, लेड, मैग्नीशियम और सिल्वर, इन चारों में से आपको ऐसा मेटल ढूंढना है जो जिंक से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो। ठीक है, सो जिंक से हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया इसमें आपके पास?
दैट इज मैग्नीशियम ओनली, क्योंकि कॉपर, लेड और सिल्वर तीनों के तीनों जो है वो जिंक से लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, तो यहाँ पे उनकी रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट इट विल गिव यू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक, ये आपकी केमिकल रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन दे रखी है मेटल की X विद फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो कि हाईली एक्सोथर्मिक है और साथ ही वो कह रहा है कि उसने ज्वाइन किया है रेलवे ट्रैक्स, ज्वाइन करने में भी वो यूज़ किया जाता है। तो सिंपली है, अब इसमें अगर मैं बात करूं आयरन से ऊपर, ऑब्वियस ही बात है कि आयरन ऑक्साइड दे रखा है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड दे रखा है कंपाउंड प्लस अ मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंडीशनल है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करेगी। तो X यहाँ पे हमें आयरन से कोई हाई मेटल लेना पड़ेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा। तो सिंपल है कि आयरन से हाईली रिएक्टिव मेटल जितने भी हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और आता है एक एल्युमिनियम। तो यहाँ पे इन सब में से कॉमन सी बात है, बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल हैं, ठीक है, सॉफ्ट मेकर हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि आयरन ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर सकता है और साथ में हीट रिलीज करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक ऑलरेडी गिवन है। एक्सोथर्मिक व्हेन द प्रोडक्ट रिलीज्ड और लिबरेट हीट अलोंग इट, ठीक है। तो वो क्या है, रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने में भी काम आएगा। तो एक्स मेटल क्या है, एल्युमिनियम, केमिकल इक्वेशन एल्युमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड, इट विल गिव यू एल्युमिनियम ऑक्साइड्स प्लस फेरस प्लस हीट। नेक्स्ट है बैलेंस इक्वेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। बेरियम क्लोराइड को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इट विल गिव यू जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बड़े अच्छे से बैलेंस इक्वेशन करा रखी है, अगर आपको जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन पर्टिकुलर एक सिंगल टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसमें कि किस किस स्टेप में बैलेंस जो है करनी है इक्वेशन, तो वहाँ से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। सेप्रोफाइट्स क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन फूड एज डेड और डिके मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ये खाते हैं दीज आर सेप्रोफाइट्स। और पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो सक करके अपना फूड गेन करते हैं, इवन दैट होस्ट होते हैं इनके लिए, तो होस्ट पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। सो बेसिकली मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेड और डिके मैटर पे डिपेंड करते हैं सैप्रोफाइट्स। पैरासिटिक जो हैं दे वो सक करके अपना फूड गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मॉस्किटोज, बटरफ्लाई, तो ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन गेन करते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन है मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो प्लांट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, फ्रूट, ठीक है, अपने फ्रूट, लीव्स हो गए, ठीक है, वुड, गम, रेजिन, जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमें इनसे मिलता है। इनमें मेथड्स क्या क्या आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो मेथड्स आ जाएंगे ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके अलावा स्टोमेटा हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल। सो इसी वजह से ये सारे 4 मेथड्स जो हैं सब के सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। नेक्स्ट बायल जूस के ऊपर बहुत चांसेस रहते हैं कि बायल जूस के क्वेश्चन उसके ऊपर रहता ही रहता है, खासकर बायल जूस के फंक्शन तुम्हें आने चाहिए। क्वेश्चन में भी वो वही बोल रहा है, बट इनडायरेक्टली वैसे पूछ रहा है कि बायल जूस जो है वो कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता, बट बायल सॉल्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं डाइजेशन के लिए और अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए। सिंपल सी बात है कि डाइजेशन और फैट्स की बात जहाँ पे होगी वो बायल जूस के फंक्शंस पूछ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट रीजन उसी में आ जाएगा। बायल जूस क्या है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो बायल जूस रिलीज करता है। बायल जूस का फंक्शन पहला कि वो बायल जूस अपने आप में एल्केलाइन सोल्यूशन है, तो एल्केलाइन सोल्यूशन क्या करता है, आपके एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करेगा दैट यू आर टेकिंग, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा बायल जूस। इट मीन्स फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेंट ट्रेट के ऊपर बात कर रहा है, पी प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा। आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, टॉल और ड्वार्फ
हाइट वाला, ठीक है। हाइट एक करेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर दो कैटेगरी ले रहा है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट जो है ऑब्वियस डोमिनेंट रहेगा। टॉल प्लांट के लिए हम कैपिटल टी और कैपिटल और स्मॉल इन दोनों को टॉल रखते हैं, और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल और स्मॉल टी बोथ आर द डोमिनेंट ट्रेट इन द हाइट इन पी प्लांट। नेक्स्ट है सीक्वेंस बताना है आपको रिफ्लेक्स आर्क का। आपको एनसीईआरटी में एक बड़े अच्छे से फिगर आउट के साथ एक एग्जांपल दे रखा है होट पैन टच करने में, ठीक है। उसमें जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप थिग्मो रिसेप्टर यूज़ करते हो। यहाँ पे वो बोल रहा है व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आइज। तो ब्राइट लाइट की बात कर रहा है तो फोटो रिसेप्टर काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। लाइट की जहाँ पे बात है फोटो रिसेप्टर वहाँ पे काम करेगा। तो इसमें मैं आपको सीक्वेंस क्लियर कर देती हूँ। सीक्वेंस में सबसे पहले आ जाएगा लाइट, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा रिसेप्टर, मीन्स द सोर्स बाय विच लाइट कम्स फ्रॉम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका स्पाइनल कोड, मीन्स इम्पल्स के थ्रू ब्रेन में आपका मैसेज आ रहा है जो। देन इफेक्टर रहेंगी यहाँ पे आपकी आइज, क्योंकि जो इफेक्ट कर रही हैं बाय द ब्राइट लाइट। लास्ट वन में इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्स व्हेन यू आर जस्ट शट डाउन और क्लोजिंग योर आइज ड्यू टू द ब्राइट लाइट। तो ये सीक्वेंस रहेगा, रिपीट कर रही हूँ, लाइट, रिसेप्टर, स्पाइनल कोड, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड वाई। प्लेन मिरर जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, तो ऑब्वियस बात है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव जाएगा। क्यों, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दे रहा है, कारण क्योंकि पॉजिटिव जो है वर्चुअल और इरेक्ट जो है प्लेन मिरर बनाता है। प्लेन मिरर में इमेज सेम बनती है, जैसे हम हैं वैसी इमेज दिखती है, जितने डिस्टेंस पे हम हैं इतनी इमेज दिखती है। उसमें कुछ आप करेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हो वाई के आंसर में। नेक्स्ट चलते हैं, लेवल डायग्राम शो करना है आपको, इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो करना है। कन्वेक्स मिरर यहाँ पे दे रखा है, तो कन्वेक्स मिरर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है इन द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स वो फोकस से पास होकर जाएगी। इट मीन्स वहाँ पे आप इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं। यू कैन लुक थ्रू दिस डायग्राम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा है डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी जहाँ भी आए, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, आपको हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव में ही लेना है। तो 12 सेंटीमीटर नेगेटिव रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। कनकेव मिरर की बात कर रहा है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होती है, तो इस वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव रहेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ निकालनी है, यू विल गिव r/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर -15। तो इसमें आप देखोगे आपको v की वैल्यू निकालोगे बाय द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, इट विल गिव यू 60 सेंटीमीटर। ओके, आपके पास v आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा 60 सेंटीमीटर। 4 करेक्टरिस्टिक्स बनेंगे। पहला करेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है मिरर से। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, दैट इज -v/u। आंसर आपका मैग्निफिकेशन में आएगा 5। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इट मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। पहला करेक्टरिस्टिक्स जो डिस्टेंस है इमेज का मिरर से वो 60 सेंटीमीटर है। दूसरा करेक्टरिस्टिक मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तीसरा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दे रहा है। चौथा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो सिंपल बात है आपकी इमेज जो है वो एनलार्ज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 मार्क क्वेश्चंस पे। स्टेट द प्रॉपर्टी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग। पहला वो बोल रहा है ग्रेफाइट इन मेकिंग इलेक्ट्रोड। अब तुम ये देखो कि आपने ग्रेफाइट कहाँ पढ़ा है। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आपको एलोट्रॉपी पढ़ा रखा है। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी बताती है कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फलरेन। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉपी बनाता है, जिससे ग्रेफाइट का यूज होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद पीवीसी और रबर लाइक मटेरियल्स। क्यों कोट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स रबर और पीवीसी से? बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इन मटेरियल्स की। नेक्स्ट वन, मेटल्स अलॉय आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। रीजन, मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है, तो सोनोरस है इसलिए आवाज करने वाली चीजों के लिए बनाने के लिए यूज होते हैं दीज अलॉयज। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 3, एन ओर ऑन एंड ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कह रहा है कि
एक और है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और आपको अफरनेस दे रहा है, मीन्स एक पर्टिकुलर ओडोरनेस मिलेगी आपको इन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट काइंड ऑफ ओर इज दिस? अब यहाँ पे आप देखो और क्या होंगे, या तो जिंक कार्बोनेट होगा, ठीक है, मतलब या तो कार्बोनेट हो सकते हैं, कार्बोनेट और हो सकते हैं, या फिर सल्फाइड और हो सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कार्बोनेट और होगा, क्यों? क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए रिलीजिंग में। तो कार्बोनेट और बन रहा है ZnCO3 प्लस HCl, इट विल गिव यू ZnCl2 सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो नेक्स्ट व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द एनरिच्ड ओर? क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? जब आपको जिंक कार्बोनेट मिल गया तो जिंक कार्बोनेट को आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब आप हीट प्रोवाइड कर रहोगे तो आपको जिंक ऑक्साइड देगा। जिंक ऑक्साइड को दोबारा आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब रिफाइन कर रहे हो मेटल को, देन इट विल गिव यू जिंक। तो जिंक मेटल मिल जाएगी। पहला स्टेप क्या था? कैल्सिनेशन से, रिडक्शन से, देन प्योरिफिकेशन से, रिफाइनिंग से। ठीक है, 3 स्टेप्स बता रही हूँ, कैल्सिनेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। उससे आपको जिंक वापस मिलेगा। जिंक कार्बोनेट और जो है वो यूज हो रहा है विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, कॉपर कॉइन इज केप्ट इमर्स्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर रहा है तो कॉइन का क्या होगा? कॉपर जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, सिल्वर नाइट्रेट में डिप करने पर वो क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा आपके पास प्रोडक्ट में, और कलर ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक। वो ब्लैक कलर प्रोवाइड करेगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड नंबर के। वाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन दैट एट द अनदर, नेम दिस गैस। इसमें आपको वॉल्यूम की बात कर रहा है। रिपीट वही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन जो है 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, दैट्स वाई इट इज द डबल इन नंबर। एंड नेम दिस गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, सिंपल। हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस? इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसके लिए आप क्या करोगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन के नियर अबाउट अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जा रहे हो तो वो कैंडल क्या करेगी? पॉप साउंड रिलीज करेगी लाइक क्रैकर्स, और बबल्स रिलीज करेगी, जो ये डिस्क्लोज करता है कि जो बर्निंग कैंडल है वो पॉप साउंड और बबल डिस्क्लोज कर रही है, जिससे हाइड्रोजन गैस का पता चलता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है। सिंपल है, कंडीशन है कि अगर पॉप साउंड हो रही है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। सबसे पहली बात तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस आपस में ऑपोजिट हैं। फोटोसिंथेसिस का डिफाइन आप रेस्पिरेशन का डिफाइन दे सकते हो। फोटोसिंथेसिस की फूड मेकिंग प्रोसेस बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड, एंड रेस्पिरेशन जिसमें आपका फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो जो प्रोडक्ट बनता है और रेस्पिरेशन में जो जो प्रोडक्ट बनता है दोनों ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज? हाउ आर गैसेज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? सबसे पहली बात, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज करने के लिए जो चाहिए, दैट इज ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेड टिश्यू है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एक्सचेंज करेंगे? लंग्स के अंदर। ठीक है, एयर जो है वो एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट करेगी, एक्सचेंज करेंगी बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ लंग्स और टिश्यूज। हाउ आर गैसेज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? अगेन आप इसमें थोड़ा सा प्रोसेस बताओगे, किसका? रेस्पिरेशन का, कि ऑक्सीजन एंटर करे, क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन एंटर करती है इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एलोवेलिस या ब्रोंक्यूल्स ये सारे इस वे रोल प्ले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? दैट इज द pigment which gives red color to the blood. Simple. Schematic presentation of different pathways of breakdown of glucose molecules. इसमें आपको वो दिखाना है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक आग 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी के 38 मॉलिक्यूल्स, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एनर्जी के 2 ATP मॉलिक्यूल्स। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनता है इथेनॉल प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑल्सो। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन बता रहा है, ईस्ट में आपको इथेनॉल और वाटर प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में एनारोबिक में आपको लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स में क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हो इस टाइप में। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। डीएनए का काम है कॉपी करना, सिंपल। डीएनए क्या करता है, क्रोमोसोम्स आपको पता है कि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बट जब वो ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर तो हैप्लॉइड फॉर्म में रह जाते हैं। हैप्लॉइड क्या है, क्रोमोसोम्स जब पेयर में है उसको डिप्लॉइड कहा जाता है, जब वो सिंगल रह जाते हैं आफ्टर ट्रांसमिशन एक सिंगल क्रोमोसोम को हैप्लॉइड बोलते हैं। तो साथ के साथ डीएनए उसको कॉपी करके डिप्लॉइड में कन्वर्ट करता है, उसको क्रोमोसोम को एग्जिस्टेंस देने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल आर नॉट इनहेरिटेड। सिंपल है कि वो इनहेरिटेड नहीं होती ट्रेड्स जो एक्वायर की जाती हैं लाइफ टाइम के लिए। ऑब्वियस है रीजन, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेड्स वो हैं जो हम खुद सीखते हैं थ्रू द एनवायरमेंट। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो हैं जो हम सीखते हैं थ्रू द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। एक्वायर मतलब आप अपने आप से कुछ सीख रहे हो, इनहेरिटेड मतलब जब आप पेरेंट्स के थ्रू, आपने हेरिडिटी के थ्रू वो ट्रेड्स सीखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज। यस, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है वो इंटरब्रीड करते हैं आपस में और कुछ वेरिएशन देते हैं बेसिकली, तो दैट्स वाई दे बिलोंग टू सिंगल स्पीसीज। होमोसैपियंस की बात आप यहाँ रख सकते हो, इंटरब्रीड करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का बेसिकली, ठीक है। दैट्स वाई दे बिलोंग टू द सिंगल स्पीसीज। वेरिएशन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड डू नॉट डिसअपीयर इन नेक्स्ट जनरेशन। वेरिएशन जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान रहता है, ज़रूर रहता है, हर रिप्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, बट वो डिसअपीयर नहीं होता। क्या करता है, वेरिएशन एक से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, ट्रांसफ़र होता है, बट वो डिसअपीयर नहीं होता बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल हैव मेल और फीमेल। इसमें आपको मेल और फीमेल वाला सेक्स डिटर्मिनेशन वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, जिसमें आपको शो होता है बोथ आर प्लेइंग 50-50% रोल, ठीक है। 50-50% रोल प्ले करते हैं दोनों। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, बड़ा इजी है, बना सकते हो, एनसीईआरटी में गिवन है। नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज इन सोलर फर्नेस, दैट इज कनकेव मिरर। हाई टेम्परेचर किस तरह से अचीव करता है, इट इज़ ड्यू टू द कि कनकेव मिरर जो है वो मर्ज करता है सारी लाइट रेज को। तो सनरेज जब कनकेव मिरर पे पड़ रही हैं तो मर्ज करती हैं लाइट रेज को, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर बेयर करने के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है, एंड कन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है। डायग्राम इसका बना सकते हो। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर +3 टाइप का कौन सा मिरर होगा, इट विल गिव यू पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दे रखा है, ओके। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो कन्वेक्स मिरर देगा, ओके। नेक्स्ट कन्वेक्स, इसी फॉर्म में आपको डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम। नेक्स्ट की बात करें अगर, लीनियर मैग्निफिकेशन +1/3, इसमें भी आपको पॉजिटिव है तो सेम डिट्टो सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, बस मैग्निफिकेशन का फ़र्क है बेटा, ठीक है। मैग्निफिकेशन दोनों में, एक में 3 है, एक में +1/3 है, तो फर्स्ट में कन्वेक्स मिरर ही रहेगा, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द अदर, इसमें रे डायग्राम। अगला रे डायग्राम बनाना है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइन पास कर रही है कनकेव मिरर में। एक चीज़ याद रखो, आपको 4 रूल्स हैं। अगर आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो उसी के थ्रू वो वापस मूव बैक हो जाएगी, फर्स्ट। सेकेंड है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कन्वेक्स मिरर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन इंसिडेंट रे तो वो फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस पे फॉल करेगी। नेक्स्ट इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इंसिडेंट ऑन इट। देन नेक्स्ट हो जाएगा कि जो फोकस से पास कर रही है कन्वेक्स मिरर पे, ठीक है, फोकस पे इंसिडेंस रे फॉल कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेकंड और थर्ड जो है वो वाइस वर्सा है।
नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। रेजिस्टिविटी निकालनी है, 1 मीटर लेंथ है, 0.01 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस इन द सेंस आपको आर दे रखा है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर लगाइए, 0.01 रेडियस गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर में। बट हाँ, सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, डिवाइडेड बाय 100, देन इट विल गिव यू, और ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, 0.00001, ठीक है, वो मीटर हो जाएगा। तो आप इसको रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो। फॉर्मूला रहेगा रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। नॉर्मल होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रहता है रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। वैल्यू पुट करिए, देन आंसर आ जाएगा आपका। should show how would you join 3 resistance, each of resistance 9 ohm, so that equivalent resistance of combination is 13.5 and 6। NCERT क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस अगर 9 ओम का है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन 13.5 आना चाहिए। कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप तीनों रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन करोगे, तो उस तरह से आपको मतलब कॉम्बिनेशन दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको सेट करना है रेजिस्टर्स को कि वो पैरेलल में करें या सीरीज में करें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो प्रिकॉशन देता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक। हाई करंट प्रोवाइड होने पे वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हाई करंट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हाई करंट को मतलब रोकता है बेसिकली, ताकि वो उसमें से पास ना हो। इफ़ देर इज़ ए हाईली करंट इन दैट डिवाइसेस देन इट कैन बी शॉकिंग। इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस कर सकता है, वो स्पार्किंग कर सकता है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर फ्यूज वायर, नाइक्रोम यूज होगा एक तो, और कॉपर वायर। वाई, दे आर हाईली रेजिस्टेंस, हाईली रेजिस्टेंस है तो कम करंट यूज करेगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी है। नेक्स्ट पे आ रही हूँ 21, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन सी रिलीज करेगी हार्मोन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, दैट रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स। एंड पैनक्रीज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट गिव रीजन है, पिट्यूटरी इज ऑफन टर्म्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड को कभी कभी मास्टर मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम करेगा, इसी वजह से ही आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड काम करेगी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो रही है तो हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर डेवलपमेंट देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैनक्रीज हेल्प इन डाइजेशन एंड आल्सो रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। पैनक्रीज डाइजेशन में हेल्प करता है, यस करता है, एंड ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ सेक्रेट ऑफ इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स ही होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। एडर्नल्स आर नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। यस, एडर्नल्स को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है बिकॉज एडर्नलाइन ग्लैंड क्या है, एडर्नल हार्मोन रिलीज करती है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं बेसिकली जो कि आपको जैसे आप जो भी सडन रिएक्शन प्रोवाइड करते हो, लाइक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंगर हो गया या एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह के जो आप रिएक्शंस देते हो जिसमें आपको फील होता है या आप रियलाइज करते हो कुछ, सो दैट इज़ द एमरजेंसी ग्लैंड ड्यू टू द एडर्नल हार्मोन्स। तो एडर्नल हार्मोन्स क्या है, एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी कहा जाता है एडर्नल ग्लैंड को। रीज़न, सडन रिएक्शन प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। नेक्स्ट है फंक्शन बताने हैं प्लांट हार्मोन्स के। ये 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन क्या करता है, स्टेम ग्रोथ प्रोवाइड करता है। गिबरेलिन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। इथाइलिन क्या करता है, ये लीव्स को मुरझाने से रोकता है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम अ मेटल और नॉन मेटल विच मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें नॉन मेटल रहेगा कि आयरन में कार्बन, द आंसर इज कार्बन। एक आंसर है कि आयरन में अगर आप कार्बन नॉन मेटल ऐड कर रहे हो, इट विल
गिव हार्डनेस। तो वो क्योंकि आयरन में आप कार्बन ऐड करते हो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस इट्स मच हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। which is alloyed with other metal to make amalgam, that is mercury। amalgam क्या होता है मैं एक बार क्लियर कर दूं। alloy जो जिसमें मतलब alloy की बात करें अगर, alloy which is made up of 2 or more metals, और उन 2 or more metals में अगर एक metal जो है, एक constituent metal जो है अगर mercury है तो हम उस alloy को amalgam बोलते हैं, ठीक है। so that is which is alloyed with other metal to keep amalgam, that is mercury। नेक्स्ट विच इज़ यूज टू गैल्वनाइज आयरन आर्टिकल्स, जिंक। जिंक आयरन को गैल्वनाइज करती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है। हुज आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग, कॉपर। कॉपर को अगर एयर के साथ कंबाइन किया जाए तो वो ब्लैक कोटिंग प्रोवाइड करता है, कॉपर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल ई स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। अंडर कैरोसिन क्या रखा जाता है, सोडियम रखा जाता है, ठीक है। When a small piece of it is left open in air, it catches fire. Obvious. When the product formed is dissolved in water, it turns red litmus into blue. कि अगर उसको वाटर के साथ ऐड किया जाए, सपोज सोडियम को हम H2O के साथ ऐड कर रहे हैं, इट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस है तो सिंपली बेस बन रहा है, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। नेम द मेटल, सोडियम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन Na plus H2O, it will give you NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच मेटल इज obtained फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड। मोल्टन क्लोराइड से इसमें लास्ट केसेस में आपके पास आ जाता है जिसमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो मोल्टन क्लोराइड से आपको पूरा प्रोसेस बताना है जिसमें लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो बेसिकली सल्फाइड ओर से बनेंगे, ठीक है। रोस्टिंग यूज़ करी जाती है, मतलब उनके लिए सल्फाइड और यूज़ किए जाते हैं, फिर रिडक्शन होती है, फिर उसके बाद प्योरीफिकेशन होती है। दीज आर द स्टेप्स इन दिस प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट ऑलरेडी बता रखा है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। गिव रीजन है नेक्स्ट, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आ जाएगी, आप इसको पूरा ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, रीज़न हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, किस वजह से, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, येस, बट हैज़ बीन असाइंड अ प्लेस इन द एक्टिविटी सर्विसेज ऑफ मेटल्स। वो हाइड्रोजन उनको एक सेपरेशन मटेरियल देता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज बिकॉज मेटल की तरह ही लाइक मेटल्स, हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, मेटल्स की तरह ही। मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है। इस वजह से उसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंडर रखा जाता है। द गैल्वनाइज्ड आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन। तो अगर जिंक लेयर की ब्रोकन हो तो गैल्वनाइज्ड आयरन जो है वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, यस करता है, क्योंकि जिंक अगर ब्रोकन है सो इट डजंट मीन कि वो प्रोटेक्शन नहीं देगा, जिंक की लेयर है, ठीक है। तो वो ब्रोकन हो भी जाएगी तो वो अपनी प्रोटेक्शन एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रखती है, उसकी जो लेयरिंग है वो चढ़ चुकी है ऑलरेडी आयरन मटेरियल पे, सो इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रस्टिंग ऑफ आयरन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर टू वाइटल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन किडनी। किडनी के 2 फंक्शन है, किडनी फिल्टर करने का काम करती है, सेकंड किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है। याद रख लीजिए, किडनी फिल्टर करने का काम करती है और किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम बनाना है आपको, सीक्वेंस बता देती हूँ। यूरिनरी सिस्टम में 4 मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ऑर्गन है सॉरी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। फिर बता रही हूँ, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन्स। किडनी जो है, 1 किडनी अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी है,
तो उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किडनी की, दैट इज नेफ्रॉन्स, जिससे मिलकर वो बनी है। अगला, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कौन करता है? किडनी करती है। इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी, दैट इज यूरेटर। यूरेटर क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाता है। स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है वो स्टोर रहता है जब तक हम उसको एक्सक्रीट नहीं करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो इसमें आपको कैंडल की इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर is formed on a screen placed in front of mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of the image? अब मिरर का नेचर बताना है सबसे पहले। तो उसने साफ बताया है कि स्क्रीन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इमेज का वो बता रहा है वो डिस्टेंस। इमेज मतलब मिरर के फ्रंट पे बन रही है, मिरर के फ्रंट पे इमेज बन रही है, दैट मीन्स वो नेगेटिव है। तो इमेज अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स किस तरह की बनेगी? वो रियल और इन्वर्टेड, मतलब मिरर क्या है? वो कनकेव मिरर है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला से आप फोकल लेंथ निकाल लोगे। हाइट गिवन है किसकी? ऑब्जेक्ट की, फ्लेम की, कैंडल फ्लेम की हाइट गिवन है, तो मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 2.4 और आपको इमेज की हाइट निकालनी है और इमेज फॉर्मेशन बताना है। इरेक्ट और इन्वर्टेड है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कनकेव मिरर है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइएगा उसके बाद, दैट इज HI/H0 इज इक्वल टू -V/U, देन यू विल गेट द HI, ठीक है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आप कर लीजिएगा, उसके जैसा ही है। अगले पे बात करते हैं। इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि ज़रूरी है कि अगर कनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हमें वो इरेक्ट इमेज दे, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। किस तरह की रेंज वो शो करेगा कि अगर हम उसको फ्रंट मिरर पे रखते हैं। इसमें आपको ये निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप देखो वो इसमें फोकल लेंथ गिवन दे रहा है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है। देन विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अगर फोकल लेंथ इतनी ज़्यादा है तो इमेज स्मॉल बनेगी, सिंपल, ठीक है। रे डायग्राम बनाने को भी बोल रहा है। देन वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बी। कनकेव है तो इमेज बनेगी फ्रंट ऑफ द मिरर पे, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इफ इट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आगे बन रही है ऑब्वियस, और वो छोटी बनेगी इमेज। नेक्स्ट है, जब आप ये रे डायग्राम बनाओगे इसमें आपको पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों चीज़ें शो करनी है, ठीक है। और बेटा कोशिश क्या करो, रे डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है पेन के साथ वो। डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या कहता है? रेजिस्टेंस मीन्स विच इज गिव्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द करंट। करंट की वेरिएबिलिटी लाने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं किसी कंडक्टर का, ठीक है। State the factors on which resistance depends. These are length of the conductor, area of cross sectional of the conductor, or temperature and material of the conductor. These are the conductor's dependents. Name the device which is often used to change the resistance without changing the voltage source in an electric circuit. Rheostat. ठीक है, रियोस्टेट यूज किया जाता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। अगला सेम क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, R=L/A। आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है और रेजिस्टिविटी रो दे रखा है। नेक्स्ट है, 2 वायर्स A एंड B ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस। ओके, लेंथ इक्वल है, रेजिस्टेंस इक्वल है। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ A इज मोर देन दैट ऑफ B, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है अगर B से, विच वायर इज थिकर एंड वाई। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है दैट इज़ R=ρL/A। L सेम है और R सेम है, तो आपको निकालना है रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, थिकर, A की वैल्यू निकालोगे। तो इसमें से अगर R=L/A में से अगर आप A की वैल्यू निकालते हो देन इट विल गिव यू A=ρL/R। तो ρL/R, रो अगर ज़्यादा है A का B से
तो मतलब आपके पास जो वैल्यू है, तो इसमें जो वैल्यू आपको ए की ज़्यादा दे रखी है रेजिस्टिविटी की बी से, विच मीन्स जितना, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, फॉर्मूला रहेगा आपके पास ए इज इक्वल टू रो एल ओवर आर। तो सिंपल है, रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, रो और एरिया इन दोनों के बीच कंपैरिजन चलेगा। जितना आपका रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उतना ही आपका एरिया बढ़ेगा। तो ए की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है बी से, तो दैट मीन्स ए की थिकनेस भी वायर की जो है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऑन विच इट डिपेंड्स। इसमें आपको सर्किट दे रखा है, ठीक है, जिसमें से आपको कैलकुलेशन करनी है। इट विल गिव यू करंट इन ईच रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर पहले आपको 30, 10 और 5 3 रेजिस्टेंस गिवन है, पैरेलल कंस्टिट्यूशन में है, बट आपको हर एक रेजिस्टेंस का करंट निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, जब पैरेलल कंडीशन होती है किन्हीं रेजिस्टेंस के बीच, तो उस केस में पैरेलल में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब इसमें 6 वोल्ट जो वोल्टेज दे रखा है वो क्या है, वो सारे रेजिस्टेंस के लिए एक जैसा यूज़ होगा। ठीक है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं तीनों की, V इज इक्वल टू आई इंटू आर बाई ओम्स लॉ। अगला टोटल निकालना है। तीनों करंट निकाल लिया आपने, तीनों को प्लस कर दीजिए, टोटल निकल आएगा करंट का। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप पैरेलल वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, दैट इज 30, 10 एंड 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक लैम्प है 20 ओम और रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस देखना है। आप देख सकते हो फिगर में, जो बल्ब है और जो कंडक्टर है, मतलब जो 4 ओम है और जो बल्ब है वो सीरीज में है, तो दैट मीन्स 20 और 4 सीरीज में हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दैट इज 24। करंट थ्रू द सर्किट, आपको करंट फाइंड करना है सर्किट का। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, R कितना है 24 और वोल्टेज कितना है 6, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V अपॉन आर, 6/24 दैट इज 2.5। ठीक है, लास्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक लैम्प का अलग से और कंडक्टर का अलग से। अब इसमें आप देखो, लैम्प का जो रेजिस्टेंस है वो 20 है और कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 है। तो इसमें आप पहले आप V की वैल्यू निकालोगे अलग से, कैलकुलेट करोगे तो आपको लैम्प की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, लैम्प की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 110 और कंडक्टर की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 10। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 110 माइनस 10 दैट इज 100 आ गया आपके पास। अगला पॉइंट कहता है लास्ट, पावर ऑफ द लैम्प। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है 6 और I की वैल्यू आपकी निकली है 2.5, तो 6 इंटू 2.5। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा वोल्टेज, यहाँ पे पावर, सॉरी यस। इसमें लैम्प की पावर निकालनी है, तो लैम्प का आपका V निकले था 110, तो 110 P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो V आपके पास है 110 और I है आपके पास 2.5, देन इट विल गिव यू 25, 275। तो पावर ऑफ द लैम्प आ जाएगा आपके पास 275। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें आपको हर चैप्टर्स में से क्वेश्चन मिले हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये बेसिक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे आपके पास। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो गए होंगे। बाकी अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक उठाकर इसको डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। मोस्टली चांस हर बार होता है कि फिफ्थ मतलब 5 या 4 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो एट द एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम फॉर टुमारो। ठीक है, एक बार सुबह ज़रूर थोड़ा एक कंटेंट डाल देंगे कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान रखिएगा। तो तब तक कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड लक फॉर टुमारो। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू रियली लाइक दिस क्वेश्चंस, तो ताकि जितने बाकी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं और फेलोज़ हैं उनके भी काम आ सके। सो कीप इन टच एंड सी यू सून।